पश्चिम बंगाल में देखा जा रहा है। बंगाल की राजनीति में सियासी तूफान आ गया है। 8 जनवरी 2026 को प्रवर्तन निदेशालय और इनकम टैक्स द्वारा इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी कि IPAC के कोलकाता ऑफिस और उसके प्रमुख प्रतीक जैन के घर पर छापा मारा गया। यह संस्था हवाला से लेन देन कर रही थी, ऐसा ईडी का आरोप है। छापे की खबर सुनकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मौके पर पहुंची और ईडी अधिकारियों से लोहा ले लिया। उनके खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। वो जब्त दस्तावेज और हार्ड डिस्क अपने साथ ले गई। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि IPAC का छापा मारकर उनकी चुनावी रणनीति को भेद जानने की कोशिश की जा रही है। ममता बनर्जी की ईडी पर कार्रवाई ने विपक्षी दलों को हमलावर होने का मौका दे दिया। बीजेपी ने इसे संघीय एजेंसी में बाधा करार और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग का मौका दे दिया। यह घटना 2026 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले हुई है, जब TMC और बीजेपी के बीच जंग चरम पर है। ऐसे में सवाल उठा है कि क्या बंगाल राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ रहा है? क्या यह केंद्र की NDA सरकार के लिए माकूल मौका है कि वो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनाव कराए? आज इसी मुद्दे पर हम अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आप जो 2 तस्वीरें देख रहे हैं, इन तस्वीरों के जरिए समझिए ईडी का जो एक्शन कल हुआ पश्चिम बंगाल में, उस एक्शन के विरोध में आज बंगाल के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन हुआ, पैदल मार्च निकाला गया। इस मार्च की अगुवाई किसी और नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की है। उनके साथ तमाम राजनीतिक उनके प्रतिनिधि शामिल रहे, विधायक शामिल रहे, मंत्री शामिल रहे। और ये बंगाल में ही नहीं, दिल्ली में भी TMC के सांसदों ने गृह मंत्रालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। वहां पर इस बात की मांग की। डेरेक ओब्रायन आप देख सकते हैं, TMC के सांसद हैं। महुआ मोइत्रा भी आप देख रहे हैं, TMC की सांसद हैं। उन्हें पुलिस में हिरासत में लिया और हिरासत में लेकर अपने साथ थाने ले गई। तो 2 तस्वीरों के आप बीच देखिए, ईडी वर्सेस दीदी हो चुका है। तो बंगाल चुनाव से पहले सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। एक तरफ जहां पर ममता बनर्जी बीजेपी पर हमलावर हैं, तो TMC ने भी बीजेपी पर पलटवार कर दिया है। सबकी बातें एक बार गौर से सुनिए। आजाद भारत में बंगाल में जो हुआ वो आज तक नहीं हुआ कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसकर जहां मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई चल रही है ईडी के द्वारा, वहां चली जाए, ईडी के लोगों को धमकाए और पेपर स्नैच कर वॉकआउट कर जाए। आज देश के प्रमुख अखबारों में फोटो छपी है, वो वॉकआउट कर रही हैं पेपर लेकर। ममता बनर्जी चोर बोले जोर से वाली कहानी है। उन्होंने साक्ष्य को चुराया है, साक्ष्य को चुरा करके भागा है और उस चोरी को छिपाने के लिए सड़क पर आकर के गुंडागर्दी कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन देकर इजाजत लेकर नहीं किया। दिल्ली में सब लोग धरना प्रदर्शन करता है जंतर मंतर में। दिल्ली पुलिस के पास पिटीशन देकर कर सकता है, लेकिन अचानक चला जाएगा। कर्तव्य जो वहाँ हमारा कर्तव्य भवन है वहाँ चला जाएगा। इज ए सेंसिटिव प्लेस, वहाँ सब समय धारा 163 लगा हुआ है, उसमें कार्रवाई दिल्ली पुलिस किया। वहाँ तो राजीव कुमार भी नहीं है, मनोज वर्मा भी नहीं है, वहाँ दिल्ली पुलिस है, तो कानूनी मुताबिक कार्रवाई किया। और आपका हल्ला बल करना चाहिए तो इजाजत लेकर जंतर मंतर में बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। रात में मत बैठो, सर्दी ज्यादा है, दिन में बैठो। Actually, you say what you're talking about is it is our property. It is our property. ED has come in to do a robbery into our house.
ED is doing political espionage, and ED is doing the political loot of our property. IPAC, everybody knows that IPAC is, we have a signed contract with them for our election strategy and our election work. All our election data, our surveys, our candidate lists, everything is in the IPAC offices. Now, 1 month before an election, in the middle of the SIR, on some old trumped up 6 or 7-year-old coal scams case, suddenly they've woken up and they have come to get all our information. So they have come to tamper with our information and take it and go and give it to the ED. न्यायालय की अभी दायरे में आ गए सारे मुद्दे, तो उसमें मेरी तरफ से टिप्पणी करना तो सही नहीं होगी, लेकिन ये दुर्भाग्यजनक है कि बंगाल में ये एक चोर को बचाने के लिए बंगाल के मुख्यमंत्री जी को जिस तरीके से उनको मैदान में उतारने पड़ी, ये पहली बार देख रहा हूँ। पिछले बार भी शारदा कांड में जब बंगाल की लाखों की तादाद में लोगों को धन लूटे गए थे, उस समय भी यहाँ के पुलिस वालों को बचाव करने के लिए यही ममता बनर्जी रास्ते में आंदोलन छेड़ी थी। आज भी वो आंदोलन कर रही है दूसरे एक चोर ऑर्गेनाइजेशन को बचाने के लिए। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बीजेपी का इलेक्शन डिपार्टमेंट है। जहां पर भी चुनाव आता है, बीजेपी का इलेक्शन डिपार्टमेंट वहां पर जाकर विपक्ष को डराने, धमकाने, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम करता है। ये पहली बार हो रहा है कि पॉलिटिकल कंसल्टेंसी पर भी किया जा रहा है। खैर, मैं इसमें सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि ईडी ने पिछले 11 सालों में बीजेपी का फ्रंटल बनने के अलावा क्या किया है, ईडी के कितने केसेस अपने कंक्लूजन तक पहुंचे, ईडी का कन्विक्शन रेट क्या है, यही उठाकर देख लीजिए, और कितने केसेस जो 2014 के बाद दर्ज हुए वो भारतीय ऑपोजिशन के खिलाफ दर्ज हुए। आपको समझ में आ जाएगा ईडी का रोल क्या है। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता रमन मलिक इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। टीएमसी के समर्थक अरिजीत कांजीलाल मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं रमन मलिक के पास चलूंगा। मलिक साहब, क्या कहें, बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई है। ईडी बंगाल में कार्रवाई कर रही है और ममता बनर्जी अब सड़कों पर हैं, क्या कहें? सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं, उनका एक नेता हूं, कार्यकर्ता हूं जी, तो उसको थोड़ा सा मद्देनजर रखते हुए मैं पीसीआर से कहूंगा कि एक बार करेक्ट कर लें। जी, देखिए, मैं ये समझता हूं चोर की दाढ़ी में तिनका। जो सिंडिकेट की बात हम सुना करते थे, वो सिंडिकेट, शायद जो सिंडिकेट का सांप है उसके फन के ऊपर ईडी का पांव जाने वाला था, तो सपेरा जो है उसको दर्द बहुत हुआ कि रोजी रोटी चले जाएगी। मेरे को ये लगता है मनोज जी, ये बहुत भयंकर एक सिचुएशन है, और इस सिचुएशन की गंभीरता इतनी है कि मेरे पॉलिटिकल 30 साल के करियर के अंदर, 32 साल के करियर के अंदर, मैंने कभी इस प्रकार से किसी एक चीफ मिनिस्टर को इस भांति नीचे गिरते हुए नहीं देखा, गुंडागर्दी करते हुए। इस तरह से सरकार के साथ सरकार गुंडागर्दी करते हुए ये पहली बार ही देखा। दूसरी चीज, मैं जो बात बोलना चाह रहा हूं आपके चैनल के ऊपर, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं कि मेरे को लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी को सुओ मोटो एक एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ईडी जो है उसे कार्य में एक दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कि चीफ मिनिस्टर है, उसने अनुचित, अनाधिकृत हस्तक्षेप करा, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो एक्शन लेते हुए इन सारे तथ्यों को अपने पास, अपने जब्त में करना चाहिए। दूसरी चीज, जब्त में करके इन सारे ये जो ग्रीन फाइल है, दूसरे फोन फान जो उठाए हैं इन्होंने जी, इनके घर की तलाशी भी लेनी चाहिए और चीजों की भी इनको कॉन्फिस्केट करना चाहिए, क्योंकि आईपैक अब इनकी अपनी जो सांसद हैं वो बोल चुकी हैं कि वो हमारी प्रॉपर्टी है, वो हमारा है। तो आईपैक इज डायरेक्टली अंडर दी छत्र छाया ऑफ ममता बनर्जी, ये उनकी एमपी क्लेम कर चुकी हैं। तो अगर इसमें कल को कुछ भी पाया जाता है गड़बड़, तो लालू यादव की तरह इनको भी जेल भेजना चाहिए। तीसरी बड़ी चीज, तीसरी बड़ी चीज, क्योंकि इस प्रकार का एक घटना पहली बारी हुई है, मेरे को यह लगता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास अगर आप ये क्लिप भेज पाए कि उनको सुओ मोटो एक्शन लेते हुए धारा 370 क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर रही केंद्र सरकार, ये भी केंद्र सरकार से पूछना चाहिए। मैं अपनी पार्टी के खिलाफ जाके बोल रहा हूं कि इतनी बड़ी एक घटनाक्रम हो जाता है जहां की
कॉन्स्टिट्यूशनली क्रिएटेड बॉडी को ऊपर एक और कॉन्स्टिट्यूशनल क्रिएटेड पोस्ट जो है वो हमला करती, वो उसके ऊपर आघात करती है, वो उसके ऊपर गुंडागर्दी करती है, और केंद्र सरकार चुप है, ये भी पहली बार ही देखने को मिला। तो इस समय इस देश के अंदर बहुत एक संवेदनशील माहौल है, और उस वाकई संवेदनशील बड़ा माहौल के संवेदनशील ऊपर- माहौल है, क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच टकराव तो हमने अक्सर नहीं, ये देखा है, केंद्र के बीच टकराव में हमने नहीं है, सर। सुना भी है, लेकिन इतना मनोज जी, ज्यादा टकराव हो मनोज जी, जाएगा ये हम एक पहली मिनट, बार एक देख मिनट, रहे मनोज जी, हैं। आपको मैं एक चीज के लिए दुरुस्त करना चाहूंगा। जी बताएं। ये केंद्र सरकार के बीच में नहीं है, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के बीच में नहीं है, किसके बीच ये में? एग्जीक्यूटिव के जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है, हाँ जो ऑफिशियल्स हैं, जो देश की व्यवस्थाओं को, जो लेजिस्लेटर को एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूटिव जो एक अंग है संविधान का, क्योंकि 3 अंग बोले जाते हैं ना जी, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और यही लेजिस्लेटर। तो आरोप लगाया जा रहा है ना कि जो संविधान का आप एक और अंग जिसका जिक्र कर रहे हैं, टीएमसी कह रही है कि उसका दुरुपयोग बीजेपी कर रही है, आप और उसके ईडी लिए जो है कोर्ट उसके जा इलेक्शन सकते टीम हैं। की तरह हो गई है। अरिजीत हमारे साथ कोर्ट जा मौजूद सकते है। हैं, मनोज जी, क्या अरिजीत- अगर पुलिस वाला आपको अरिजीत- रोकता है चालान करने के लिए, तो क्या आप उसके ऊपर हमला कर देंगे? अरिजीत हमारे साथ मौजूद हैं। अरिजीत क्या कहेंगे आप रमन जी की बातों पर? देखिए, रमन जी जो बात कह रहे हैं, सीबीआई अभी जो काम कर रहा है हर स्टेट में जहां पर भाजपा का सरकार नहीं है वहां पर बात ही नहीं है, बात ईडी की, आप सीबीआई पे पहुंच गए। भैया सर, आपके टाइम पे हम बात नहीं की, आप थोड़ा सा मेरा बात कर कुछ और लीजिए। कहना चाह रहे हैं, घूमकर वहीं आएंगे, की बात हो रही है, आप ये CBI घूमकर पे वहीं आएंगे। रखेंगे, कहां से होगा? रमन जी ये घूमकर वहीं आएंगे, ये स्टार्ट सीबीआई से कर रहे हैं। हाँ आप जहां पर स्टेट, जहां पर भाजपा का सरकार नहीं है वहां पर सीबीआई का जांच हो रहा है, सीबीआई घुस जा रहा है, मतलब किसी पार्टी ऑफिस हो, किसी ऑफिस हो, किसी का घर हो। लेकिन आप जो हम लोग का, आप जब बोलेंगे तो आप एक क्लियर करके बताइए, जहां पर बीजेपी का सरकार है वहां पर कोई करप्शन नहीं है, वहां पर किसी का दोषी नहीं है, वहां पर कुछ लड़की का प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर रेप भी नहीं होता है, वहां पर कोई घोटाला नहीं होता है, साफ है, पूरा साफ है। ये आप 100% कह लीजिए। और कल जो जिस बारे में जो आप लोग सीएम के बारे में बात कर रहे हो, आप एक्चुअली वहां पर डेटा एनालिसिस के लिए 11 जगह, मतलब कैला घोटाला के लिए 11 जगह सीबीआई ईडी ने रेड किया था। और हम लोग का जो लीडर है ममता बनर्जी ने, अरे भाई सीबीआई ने नहीं रेड किया है, मुझे लगा कि सीबीआई से शुरू करेंगे, ईडी पे आएंगे। ईडी ने रेड किया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रेड किया। ईडी ने रेड किया है। हाँ ईडी 11 जगह में गया था वेस्ट तो बंगाल इनको में। विषय ही नहीं पता, तो आपने ऐसे व्यक्ति को क्यों बुलाया जिसको यही नहीं पता कि इसने रेड करा है? मजाक ही बना दिया हुआ। ये तो गुंडागर्दी वाली बात हुई कि हम वहां गुंडागर्दी करेंगे और यहाँ ऐसे व्यक्ति को भेज देंगे जिसको पता ही ना हो बोलना क्या है क्या विषय क्या है। आप बंगाल में रहते हो, 10 मिनट दे दीजिए इनको, पढ़ लेंगे कहीं पे कुछ। अरे आप तो बंगाल में नहीं रहते हो, बंगाल के बारे में पता हो तो बंगाल के बारे में बात कीजिए। कहाँ पर, कौन सा स्टेट का आदमी हो आप? बोलिए तो, उस स्टेट में कितना करप्शन है मालूम है आपको? पहले अपना पायजामा संभलाइए, उसके बाद किसी का साथ के भाई साहब, मैं पजामा संभाल लूंगा, आप अपना नाड़ा तो डाल लीजिए उसमें, उस पजामे में नाड़ा तो डाल लीजिए जो आपने रखा हुआ है। आपके पास तो वो भी नहीं है। और अलबत्ता आप पजामे की बात कर रहे हैं, आपके पास पजामे के अंदर जो सामान होना चाहिए वो भी नहीं है। पंजाबे के अंदर जो सामान होना चाहिए वो भी नहीं है आपके पास, तो उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। वेस्ट बंगाल के भारत का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान है क्या? वेस्ट बंगाल पाकिस्तान है क्या? अरे हमको तो लग रहा है आप तो पाकिस्तान के एजेंट हो। अरे अच्छा, आपने कब से शुरू करा आईएसआई का काम करना? आईएसआई, आपको आईएसआई ज्यादा मालूम है, इसलिए आईएसआई के बारे में बात कर रहे हो। भाई पाकिस्तान का काम तो आईएसआई करती है ना। आप संवैधानिक बात करिए। आप ये बताइए कि एक चीफ मिनिस्टर गुंडों की तरह ईडी के दफ्तर में ईडी जहां रेड कर रही है वहां जाके सबूत उठाती है, वो क्या मतलब हुआ? वो ये मतलब हुआ कि उसको उस जगह की रेड से खतरा है, तो इसका मतलब ममता बनर्जी ने पब्लिकली एक्सेप्ट कर लिया कि ममता बनर्जी का चोरी उस आईपैक में है। क्या ममता बनर्जी एक्सेप्ट कर रही है कि उनकी चोरी आईपैक में है? कौन सा स्टेट है?
कौन सा स्टेट है आपका? मेरा स्टेट भारत है। आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड आई हैव ऑल द राइट्स। आई एम नॉट अ निनकम्पूफ लाइक यू। मैं आपकी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। मैं आपकी तरह बेवकूफ और जाहिल नहीं हूँ। मैं आपकी तरह बेवकूफ और जाहिल नहीं हूँ जिसको ये नहीं पता कि यूनियन ऑफ इंडिया क्या है। अगर ईडी का रेड हो रहा है तो अंदर सीएम घुस जाए, ये क्या काम का मजाक बना रखा है। राष्ट्र मंत्री बोला है, मालूम है? पहले एचएस मतलब 12 पास किया है आपका प्राइम मिनिस्टर ने, उसके बाद माध्यमिक। तेरा कोड़ाफर वाला पार्टी करता है, बात करता है। पढ़ाई किया हो कभी? फजूल से मनोज जी क्या क्या आपने यार अरजीत, लाए हो भाई यार? अरे अरजीत कानीलाल जी, अच्छा एक चीज बताओ, आप इनका स्टेट क्यों पूछ रहे हो? आप इनका स्टेट क्यों पूछ रहे हो? क्या इनके स्टेट में आके इनको मारोगे, धमकी दोगे? अरे नहीं नहीं, इसका स्टेट का नाम बताने की औकात नहीं है, इसको बैठा दिया हमारे साथ। हैं? स्टेट और कंट्री। अरे तो स्टेट क्यों पूछ रहे हो ये तो बता दो। उन्होंने कह दिया मैं भारत का नागरिक हूँ और हरियाणा का आदमी हूँ। मारने आए ना, लठ इतनी मारूंगा, कहाँ से चाड़ूंगा, कहाँ से निकालूंगा, यही नहीं पता लगेगा। लो सुन लो, छेड़ दिया हरियाणा के आदमी को। आप लोग का तो ऐसा ही मैं है। बचाने की कोशिश कर रहा था। न्यू मारूंगा आदमी। मैं एक चीज बता दूं, अगर हरियाणा का आदमी मारने पे आया ना तो मार मार के आदमी से बांदर बना दूंगा तने। जितना काला है ना उतना लाल कर दूंगा। बकवास मत करियो। डिबेट करनी है, डिबेट कर। डिबेट करनी है, डिबेट करो, वरना अपना भगोड़ा उड़ा, भगो यहाँ से। दाढ़ी छीन लूंगा, मारेंगे। आजा, अगर एक बाप की औलाद है तो आजा। अरे एक बाप, अगर एक बाप की औलाद है तो आजा। अगर एक बाप की औलाद है तो अरे भाई सुनिए, अरे मुझे लगता है कि हम बिलो द बेल्ट जा रहे हैं। हम बिलो द बेल्ट जा रहे हैं। हम चर्चा इस बात को लेकर कर रहे थे कि जो कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई गलत है या सही है। ये तमाम सारी परिस्थितियों पर हम व्यक्तिगत हो गए। मुझे लगता है कि मुद्दों से बात करते करते हम व्यक्तिगत हो गए। थोड़ा भाषा की मर्यादा रखें, मुद्दे की बात रखें। अच्छा रुकिए रुकिए, अरजीत साहब ठंड रखिए। अजीत जी ठंड रखिए। अरे सुनिए अरजीत जी, अरे अरजीत जी सुनिए ना, दोनों बहुत दूर दूर है। आप बंगाल में बैठे हो, वो हरियाणा में बैठे हैं, कहाँ आप एक दूसरे से औकात है उसको आने के लिए? बोलिए औकात है इसका। अरे फिर कमाल कर रहे हो आजा। वो आप उनको वेस्ट बंगाल बुला रहे हो, वो आपको हरियाणा बुला लेंगे ना। आप हरियाणा जाओगे ना वो वेस्ट बंगाल जाएंगे। आ जाओ टॉमी, आओ। तो हम चर्चा मुद्दों की कर रहे हैं ना। चर्चा हम मुद्दों की चर्चा कर रहे हैं। नहीं है, डिबेट करने बैठ गए। इसको ये भी नहीं पता कि ईडी की रेड है। अच्छा रुकिए, मैं एक बात और पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये ईडी को लेकर मुझे लगता है कि ये शुरुआत है। ये विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है और विधानसभा जो शुरुआत हुई है उसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। भाई बात तो ये है, मुझे लगता है कि टाइमिंग को लेकर विषय हो सकता है। टीएमसी के नेता कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि भाई चुनाव आ गया, आप चुनाव के ठीक मुहाने पर आप ऐसा कर रहे हैं, जबकि ये बहुत पहले से करीब 2020 और 22 से इस तरह का इनपुट मिल रहा था कि कोयले का जो ट्रांजैक्शन है, कोयले से जुड़ा हुआ ट्रांजैक्शन है, वो कहीं ना कहीं आकर आईपैक पर रुक रहा है। तो इतनी देरी क्यों हो गई? मुझे लगता है रमन मलिक साहब, बहुत पहले अगर ये कार्रवाई होती तो शायद ये चुनाव से कनेक्ट नहीं हो पाता। भाई चुनाव होगा तो ये बोलेंगे चुनाव पे क्यों कर रहे हो, चुनाव से पहले होगा तो बोलेंगे पहले क्यों कर रहे हो, बाद में होगा तो बोलेंगे जी हार गए इसलिए कर रहे हो। मतलब ये कुकर्म करते जाए और न्यायपालिका या जो एग्जीक्यूटिव है वो इनकी तरफ आंख ना उठाए। जैसे बंगाल की पुलिस को इन्होंने पट्टा बांध रखा है, ये सोचते हैं कि जो केंद्र की जो संस्थान है वो इनके लिए वैसे काम करेंगे। ऐसा नहीं होता साहब। वो कांग्रेस के समय में जरूर होता होगा लेकिन इस समय ये नहीं होता। उसकी वजह ये है कि देश के सभी जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, केंद्र के संस्थान है, चाहे वो सीबीआई है, सीआईडी, ये अपना ईडी है, इनकम टैक्स है, वो इंडिपेंडेंटली आज स्वायत्ता से काम कर रहे हैं। उनको जहां सबूत मिलेगा, जब सबूत मिलेगा, जैसे मिलेगा उसकी पुष्टि करेंगे, क्योंकि उनको भी कोर्ट में दिखाना पड़ता है कि मुझे लगता है मुझे तब हम आगे बढ़े। मलिक साहब, मुझे लगता है कि टकराव का एक बड़ा और मुद्दा आ गया है। टकराव का मुद्दा एक और आ गया है और सबसे बड़ी बात है कि पश्चिम बंगाल में 6 महीने में चुनाव है और पश्चिम बंगाल के, अरजीत साहब रुकिए, पश्चिम बंगाल में जो डीजीपी हैं राजीव कुमार, उनका कार्यकाल 31 जनवरी को खत्म हो रहा है।
राज्य सरकार ने पैनल यूपीएससी को भेजा, यूपीएससी ने कहा कि भाई हम इसको रिजेक्ट करते हैं, अब सुप्रीम कोर्ट फैसला करे। तो मुझे लगता है कि चुनाव के मुहाने पर अब डीजीपी की नियुक्ति खतरे में पड़ गई है। तो अगला आरोप अब मुझे लगता है कि टीएमसी ये भी लगाने वाली है, अरिजीत जी। अरे हम बोल रहे नहीं, वो बात नहीं है। अभी आप ईडी जो इतना साल तक बहुत सारे जांच किए हैं, बहुत सारे कोर्ट में गए हैं, भैया जो बोल रहे थे कितना सॉल्यूशन हुआ है, कि उन लोग को अभी जज किया हुआ है, कौन दोषी है निर्दोषी है। हम लोग का जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी है अभिषेक बनर्जी एक बात कहा है, ईडी ने जांच करके जिसको बोलेगा दोषी हम लोग पार्टी से मान लेगा। मतलब आज कल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कल की बात नहीं, पिछली जो जितनी एक्शन ईडी ने लिया है, अब जितना ही हमको तो किसी को अरेस्ट किया है उसके बजाय जल्दी से बोलिए, समय खत्म हो रहा है। रमन जी जल्दी से बता दीजिए, जवाब दीजिए। भाई मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, ईडी का काम क्या है? ईडी का काम है सबूत इकट्ठे करके जुडिशरी को देना। न्यायपालिका के ऊपर आज ये सवाल उठा रहे हैं, तो न्यायपालिका का काम है न्याय करना या ईडी का काम है न्याय करना? जज करेगा न्याय या ईडी का अफसर करेगा? आप बोल रहे हो आपको संविधान तक का पता नहीं है कि संवैधानिक काम कैसे चलता है, आप यहाँ डिबेट कर रहे हो। मनोज जी यही तो दिक्कत होती है, जिसको यही नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम क्या है, वो क्या डिबेट करेगा। मतलब इससे अच्छा तो राहुल गांधी और वो तेजस्वी यादव है, कुछ तो पता है उनको, ये तो पता नहीं क्या उठा लाए आप। अरे आपको तो मालूम ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, आपको मालूम है? रात हो गया, बिल्कुल मालूम है, बिल्कुल मालूम है। तो आप कैसे कह सकते हो? कोर्ट आप बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट गलत फैसला दे रहा है, हाई कोर्ट गलत फैसला दे रहा है, ये आप बोल रहे हो? बोला सुप्रीम कोर्ट गलत फैसला दे रहा है। अभी तो आपने बोला ईडी कलेक्ट करके ईडी का काम है, ईडी का काम होता है भाई साहब सबूत इकट्ठे करना, चार्जशीट बनाना और कोर्ट में सबमिट करना, आगे न्याय करना, उसके ऊपर जज करना कि ईडी ने ठीक काम करा है, सीबीआई ने ठीक काम करा है। वो काम न्यायपालिका का है, ईडी का ऑफिसर्स का नहीं है। वो काम जुडिशरी ब्रांच का है, वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच का नहीं होता। टीएमसीसी बात से लेकर डरी हुई है कि सबूत उठाने, रमन मलिक साहब टीएमसीसी बात को लेकर तो डरी हुई है कि सबूत उठाते उठाते कहीं आप कुछ लोगों को उठा ना लें और बहुत सारी चीजें निकलना है, लेकिन इन सबके बीच तमाम सारी स्थिति परिस्थितियां चलती रहेंगी। अब लेकिन टकराव बढ़ गया है, टकराव बढ़ गया है। अगला टकराव डीजीपी की नियुक्ति को लेकर भी सामने आने वाला है, वहां पर भी मुझे लगता है कि बहुत सारा संकेत निकल कर आएगा। मैं कहता हूं समय का अभाव है, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं दोनों ही हमारे मेहमानों का जो मेरे साथ जुड़े हुए थे। फिलहाल खबरों के सफर में चर्चा में इतना ही, बाकी खबरों के लिए चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।